आज हम सीखेंगे पादप उतक विभज्योतक के बारे में। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका जीव की मूलभूत संचारात्मक और क्रियात्मक इकाई यानी फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। विभिन्न जीवों में कोशिकाओं की संख्या भिन्न होती है। कुछ जीवों में एक कोशिका स्वयं में ही संपूर्ण जीव होती है। ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है एक कोशिक जीव कहलाते हैं। ऐसे जीवों में एक कोशिका ही गति, भोजन लेने की क्रिया, गैसीय विनिमय और उत्सर्जन जैसी मौलिक क्रियाओं को संपन्न करती है तथा अन्य जीवों में अनेक कोशिकाएं मिलकर एक जीव बनाती है। ऐसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है बहुकोशिक जीव कहलाते हैं। ऐसे जीवों में कोशिकाएं मिलकर विभिन्न समूह बनाती है जिसमें प्रत्येक समूह एक विशिष्ट कार्य करता है। उदाहरण के लिए पादपों में वाहक नलियों से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। इस तरह मनुष्य में पेशी कोशिकाएं फैलती और सिकुड़ती हैं जिससे गति होती है और रक्त ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। इस तरह शरीर के विभिन्न कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों में विभाजित होता है जिसे हम श्रम विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। इसलिए शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं तथा शरीर में एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का यह समूह उतक यानी टिश्यू कहलाता है। जैसे जाइलम, त्वचा, रक्त पेशी उतक है। एक उतक की सभी कोशिकाओं की आकृति एक समान होती है और ये कोशिकाएं एक साथ एक कार्य को संपन्न करती है। कोशिकाओं की विशेष रचना और उनके कार्यों का विभाजन होने के कारण शरीर के सभी कार्य उच्च दक्षता से होते हैं। हम जानते हैं कि पादप एक जगह से दूसरी जगह विचरण नहीं कर सकते तथा वे एक ही स्थान पर सीधे खड़े रहते हैं। इसलिए पादपों में सहारा प्रदान करने वाले उतक अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं जो उन्हें संरचनात्मक मजबूती यानी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं। अब चूंकि मृत कोशिकाएं जीवित कोशिकाओं की तरह ही संरचनात्मक मजबूती प्रदान कर सकती है तथा इन्हें कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, इसलिए सहारा प्रदान करने वाले उतक मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। इसके विपरीत जंतु एक जगह से दूसरी जगह विचरण कर सकते हैं। इसलिए पादपों की तुलना में जंतु ऊर्जा का अधिक उपभोग करते हैं। इसके कारण जंतुओं के ज्यादातर उतक जीवित होते हैं। पादप उतकों की बात करें तो पादप के कुछ उतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। इसलिए इनकी वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित होती है जबकि जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एक रूप होती है। अतः पादपों और जंतुओं में अलग अलग प्रकार के उतक होते हैं। अब चलिए पादप उतक विभज्योतक को विस्तार से समझें। पादप के उतकों के विभाजन क्षमता के आधार पर पादप के उतकों का वर्गीकरण विभज्योतक उतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और स्थायी उतक यानी परमानेंट टिश्यू में किया गया है। पादप के ऐसे उतक जिसकी कोशिकाएं जीवन भर सक्रिय रूप से विभाजित होती रहती है विभाजित उतक कहलाते हैं जिन्हें विभज्योतक उतक भी कहा जाता है। पादपों में विभज्योतक उतक निश्चित क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। इसके कारण पादप की वृद्धि निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। विभज्योतक का कार्य पादप की वृद्धि करना है। विभज्योतक के पादप में उपस्थिति वाले क्षेत्र के आधार पर विभज्योतक को शीर्षस्थ विभज्योतक यानी अपाइकल मेरिस्टेम, पार्श्व विभज्योतक यानी लैटरल मेरिस्टेम और अंतर्विष्ट विभज्योतक यानी इंटरकैलरी मेरिस्टेम में वर्गीकृत किया गया है। शीर्षस्थ विभज्योतक जड़ों और तनों के वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है और यह जड़ों और तनों की लंबाई में वृद्धि करता है। इसी तरह पार्श्व विभज्योतक तने और मूल की परिधि में वृद्धि करता है तथा पार्श्व विभज्योतक को कैम्बियम भी कहा जाता है। अंतर्विष्ट विभज्योतक पत्तियों के आधार में या तनों के
पर्वसंधियों यानी इंटरनोड्स के पास पाए जाते हैं, जो तने की लंबाई और पत्तियों की वृद्धि करता है। विभज्योतक की कोशिकाएं विभाजन करती हैं, इसलिए अत्यधिक क्रियाशील होती है। इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, स्पष्ट केंद्रक और पतले कोशिका भित्ति होती है। विभज्योतक की कोशिकाओं को पोषक तत्व संग्रहित करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इनके पास रसधानी नहीं होती है। विभज्योतक द्वारा तैयार नई कोशिकाएं प्रारंभ में विभज्योतक जैसी ही होती है, किंतु जैसे ही ये बढ़ती और परिपक्व होती है, धीरे धीरे इनके गुणों में परिवर्तन होता है तथा ये दूसरे ऊतकों के घटकों के रूप में विभाजित हो जाती है तथा दूसरे ऊतक के साथ कार्य करती है। तो आज हमने सीखा पादप ऊतक विभज्योतक के बारे में। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि पादप ऊतक विभज्योतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कोशिकाएं जीवन भर विभाजित होती रहती हैं, किंतु जैसे ही ये बढ़ती और परिपक्व होती हैं, धीरे धीरे इनके गुणों में परिवर्तन होता है। पूर्ण वृद्धि के बाद यह कोशिकाएं एक निश्चित स्थान पर एक विशिष्ट कार्य करने लगती है और विभाजित होने की शक्ति खो देती है। कोशिकाओं का एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप, आकार और कार्य लेने की क्रिया को विभेदीकरण यानी डिफरेंशिएशन कहते हैं। ऐसी कोशिकाएं स्थायी ऊतक का निर्माण करती है। पादप के ऐसे ऊतक जिसकी कोशिकाएं पूर्णतः परिपक्व है, जो विभाजित नहीं हो सकती, स्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं। स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू और जटिल स्थायी ऊतक यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। चलिए पादप के सरल स्थायी ऊतक को विस्तार से जानें। पादपों की सबसे बाहरी परत कोशिकाओं की एक ही परत से बनी होती है। यह परत एपिडर्मिस कहलाती है। एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती है, जिसे सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। ऐसा ऊतक जो केवल एक ही प्रकार की स्थायी कोशिका से बना होता है, जो एक जैसा कार्य करती है, सरल स्थायी ऊतक कहलाता है। कार्य के अनुसार सरल स्थायी ऊतक को पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा में वर्गीकृत किया गया है। पैरेन्काइमा कोशिकाओं की कुछ परतें मूल बंधन ऊतक बनाती है, जिसे पैरेन्काइमा कहा जाता है। पादप में पैरेन्काइमा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है। यह ऊतक पतली कोशिका भित्ति वाली जीवित कोशिकाओं से बना हुआ होता है। यह कोशिकाएं प्रायः बंधन मुक्त यानी लूजली पैक्ड होती है तथा इनके बीच काफी रिक्त स्थान होता है। पैरेन्काइमा लगभग पादप के सभी अंगों में पाया जाता है, जैसे जड़ें, तना, पत्तियां, फूल, फल और बीज। यह पादप को सहारा प्रदान करने और भोजन के भंडारण का कार्य करता है तथा टहनियों और जड़ों में उपस्थित पैरेन्काइमा जल और पोषक तत्वों का भी भंडारण करता है, इसलिए इन कोशिकाओं में बड़ी रसधानी होती है। पैरेन्काइमा पादप को सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। कुछ पैरेन्काइमा ऊतकों की कोशिकाओं में क्लोरोफिल भी उपस्थित होता है। ऐसे पैरेन्काइमा ऊतक को हरित ऊतक यानी क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। यह ऊतक प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया संपन्न करते हैं। इसी तरह पैरेन्काइमा का ऐसा ऊतक जिसकी कोशिकाओं के बीच में हवा की बड़ी गुहिकाएं उपस्थित होती है, एरेन्काइमा कहलाता है। हवा की गुहिकाएं पादप को जल में उतराती है, यानी कि तैरने में मदद करती है, इसलिए जलीय पादपों में एरेन्काइमा उपस्थित होता है। कोलेनकाइमा इसी प्रकार पूर्णवृत्त में अन्य स्थायी ऊतक कोलेनकाइमा उपस्थित होता है। कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं जीवित और लंबी होती है तथा इनमें सेल्यूलोज और पेक्टिन होता है, जिसके कारण कोनों पर कोशिकाओं की भित्ति अनियमित ढंग से मोटी होती है और इनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाओं के कोनों में लिग्निन उपस्थित होता है। कोलेनकाइमा पादपों को लचीलेपन का गुण प्रदान करता है,
जिसके कारण पादप के कुछ भाग जैसे तना और पत्तियां आसानी से बिना टूटे मुड़ पाते हैं तथा यह पौधों को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है। स्क्लेरेन्काइमा पादपों के तने, पत्तियों की शिराओं, बंडल संवहन के पास तथा फलों और बीजों के कठोर छिलके में स्क्लेरेन्काइमा ऊतक उपस्थित होता है। इसकी कोशिकाएं मृत, लंबी और पतली होती हैं तथा इनकी भित्ति में लिग्निन उपस्थित होता है। लिग्निन एक रासायनिक पदार्थ है जो कोशिकाओं को आपस में जोड़े रखता है। लिग्निन के कारण कोशिकाओं की भित्ति बहुत मोटी होती है और कोशिकाओं के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है। इसलिए स्क्लेरेन्काइमा पादप को कठोर और मजबूत बनाता है तथा स्क्लेरेन्काइमा पादप को सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए अब एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस पादप की सबसे बाहरी एक कोशिकीय मोटी परत होती है। पादप की संपूर्ण सतह एपिडर्मिस से ढकी होती है। एपिडर्मल कोशिकाएं पादप की बाहरी सतह पर मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत का निर्माण करती है जो पादप की यांत्रिक आघात और परजीवी कवक से रक्षा करती है। एपिडर्मिस की परत अछिन्न होती है और एपिडर्मल कोशिकाओं के बीच में अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता। ज्यादातर एपिडर्मल कोशिकाएं चपटी होती है तथा इनकी बाह्य एवं पार्श्व भित्तियां आंतरिक भित्ति से मोटी होती है। मरुस्थल पादपों की एपिडर्मिस मोटी होती है और इसमें क्यूटीन का लेप होता है। क्यूटीन जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ है जो पादप को जल के क्षय से बचाता है। पत्तियों की एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा को वृक्क के आकार की दो कोशिकाएं घेरे हुए होती हैं जिन्हें रक्षी कोशिकाएं यानी गार्ड सेल्स कहा जाता है। स्टोमेटा और रक्षी कोशिकाएं गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन की क्रिया करते हैं। इसी प्रकार जड़ों में उपस्थित एपिडर्मल कोशिकाएं जल को सोखने का कार्य करती हैं। इन कोशिकाओं में बाल जैसे प्रवर्ध होते हैं जिससे जड़ों की कुल अवशोषक सतह बढ़ जाती है। इसके कारण जड़ों की पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। पादप की आयु बढ़ाने के लिए उसके बाह्य सुरक्षात्मक ऊतकों में परिवर्तन होते हैं। जैसे तने के कोर्टेक्स में द्वितीयक विभज्योतक यानी पार्श्व विभज्योतक की एक परत उपस्थित होती है जो कॉर्क कोशिकाओं के परतों का निर्माण करती है। यह कोशिकाएं मृत होती है और इनके बीच अंतःकोशिकीय स्थान नहीं होते हैं तथा इनकी भित्ति में रासायनिक पदार्थ सुबरीन होता है जो पादप को हवा और जल प्रतिरोधी बनाता है। पादपों में मुख्यतः दो प्रकार के ऊतक होते हैं, विभज्योतक और स्थायी ऊतक। हम जानते हैं कि विभज्योतक तीन प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ विभज्योतक यानी अपाइकल मेरिस्टेम, पार्श्व विभज्योतक यानी लैटरल मेरिस्टेम और अंतर्विष्ट विभज्योतक यानी इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसी तरह स्थायी ऊतक भी दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू और जटिल स्थायी ऊतक यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पिछले वीडियो में हमने सरल स्थायी ऊतक और इनके प्रकार के बारे में चर्चा की थी, तो चलिए आज हम जटिल स्थायी ऊतक को विस्तार से जानेंगे। ऐसा ऊतक जो केवल एक ही प्रकार की स्थायी कोशिकाओं से बना होता है जो एक जैसा कार्य करती है, सरल स्थायी ऊतक कहलाता है। इसके विपरीत ऐसा ऊतक जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है तथा ऊतक की सभी कोशिकाएं एक साथ एक इकाई की तरह काम करती है, जटिल स्थायी ऊतक कहलाता है। उदाहरण के लिए जाइलम और फ्लोएम जटिल स्थायी ऊतक है। पादप में जाइलम और फ्लोएम संवहन का कार्य करते हैं। ये दोनों एक साथ एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं और मिलकर संवहन बंडल यानी वैस्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं। इसलिए इन्हें संवहन ऊतक यानी वैस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है। ऐसा संवहन बंडल जिसके जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम उपस्थित होता है, खुला संवहन बंडल यानी ओपन वैस्कुलर बंडल कहलाता है।
उदाहरण के लिए गुलाब, आम और मटर के पादप में खुला संवहन बंडल होता है तथा ऐसा संवहन बंडल जिसके जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम उपस्थित नहीं होता बंद संवहन बंडल यानी क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल कहलाता है। उदाहरण के लिए केले, गन्ने और गेहूं में बंद संवहन बंडल होता है। तने और पत्तियों के संवहन बंडल में जाइलम बीच में उपस्थित होता है तथा फ्लोएम जाइलम के बाहर की ओर स्थित होता है। जड़ों में जाइलम और फ्लोएम एक के बाद एक एकांतर तरीके से उपस्थित होते हैं। ऐसे पादप जिनमें जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होते हैं संवहनी पादप यानी वैस्कुलर प्लांट्स कहलाते हैं तथा ऐसे पादप जिनमें जाइलम और फ्लोएम उपस्थित नहीं होते हैं असंवहनी पादप यानी नॉन वैस्कुलर प्लांट्स कहलाते हैं। जाइलम और फ्लोएम यानी संवहन ऊतक जटिल पौधों को स्थलीय वातावरण यानी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहने के लिए अनुकूल यानी अडेप्टिव बनाते हैं। संवहन ऊतक जाइलम की बात करें तो जाइलम 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ है। जाइलम वाहिनिका यानी जाइलम ट्रकीड, वाहिका यानी वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम रेशे यानी फाइबर मिलकर जाइलम ऊतक बनाते हैं। इन कोशिकाओं में से जाइलम ट्रकीड, वाहिका और जाइलम रेशे मृत कोशिकाएं हैं और जाइलम पैरेन्काइमा जीवित कोशिकाएं हैं। यह सभी कोशिकाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई नलिकाओं जैसी रचना होती है। ट्रकीड और वाहिकाओं की संरचनाएं नलिकाकार होती है तथा इनकी कोशिका भित्ति में लिग्निन होता है, इसलिए इसकी भित्ति मोटी होती है। साथ ही इनकी भित्ति में छिद्र भी होते हैं। ये एक दूसरे के साथ लंबवत एक छिद्रित पाइप की तरह जुड़ी हुई होती है। इनके द्वारा खनिज लवण और जल का संवहन नीचे से ऊपर की दिशा की ओर यानी ऊर्ध्वाधर रूप में होता है। जाइलम पैरेन्काइमा की भित्ति पतली होती है और सेलुलोज की बनी हुई होती है। जाइलम पैरेन्काइमा भोजन का संग्रह करता है। जाइलम रेशे की कोशिकीय भित्ति मोटी होती है और यह मुख्यतः पादप को यांत्रिक सहारा यानी मैकेनिकल सपोर्ट देने का कार्य करते हैं। जाइलम जड़ों द्वारा अवशोषित यानी एब्जॉर्ब्ड जल, खनिज और लवण को तने और पत्तियों तक पहुंचाता है। 4 प्रकार की कोशिकाएं चालनी नलिका यानी सीव ट्यूब्स, साथी कोशिकाएं यानी कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे मिलकर संवहन ऊतक फ्लोएम का निर्माण करती है। इन कोशिकाओं में से चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं और फ्लोएम पैरेन्काइमा जीवित कोशिकाएं हैं और फ्लोएम रेशे मृत कोशिकाएं हैं। जाइलम की तरह फ्लोएम की भी सभी कोशिकाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई नलियों जैसी रचना होती है। फ्लोएम की चालनी नलिका की संरचना नलिकाकार होती है तथा इनकी भित्ति में छिद्र उपस्थित होते हैं तथा इनमें चालनी प्लेट यानी सीव प्लेट भी उपस्थित होती है। साथी कोशिकाएं चालनी नलिका से सटी हुई होती है। साथी कोशिकाएं चालनी प्लेट द्वारा भोजन की गति के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। फ्लोएम पैरेन्काइमा की भित्ति सेलुलोज की बनी हुई होती है जो भोजन का संग्रह करता है। फ्लोएम रेशे की कोशिकीय भित्ति काफी मोटी होती है। ये लंबे, अशाखित और इनके सिरे सुई की तरह नुकीले होते हैं, इसलिए इन्हें बास्ट रेशे भी कहा जाता है। फ्लोएम पत्तियों में निर्मित भोजन को पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, यानी कि फ्लोएम ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं की ओर भोजन का संवहन करता है। चलिए अब हम एक क्रियाकलाप की सहायता से पादप के विभिन्न कोशिकाओं को देखेंगे। इसके लिए हम किसी पादप का तना लेंगे और उसका एक बहुत पतला सेक्शन काटेंगे। इस सेक्शन को हम स्लाइड पर रखेंगे और इस सेक्शन पर सेफ्रोनिन और ग्लिसरीन की कुछ बूंदें डालेंगे। इसके बाद इसे कवर स्लिप से ढकेंगे और सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की सहायता से स्लाइड पर रखेंगे। इस तने के सेक्शन का निरीक्षण करने पर इस प्रकार की आकृति दिखेगी। हम देख सकते हैं कि आकृति में सभी कोशिकाओं की संरचना भिन्न है।
यानी कि तने में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित है। इस आकृति में हम तने में उपस्थित जटिल स्थायी ऊतक, जाइलम और फ्लोएम का स्थान भी देख सकते हैं। इस आकृति से हमें ज्ञात होता है कि किस प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक साथ मिलकर एक समूह यानी ऊतक बनाती है। यह सभी ऊतक पादप के विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं। जंतु के एपिथेलियमी ऊतक के बारे में। जंतु भोजन, साथी और आश्रय की खोज में एक जगह से दूसरी जगह विचरण करते हैं और विभिन्न प्रकार की गतियां करते हैं। इसी के साथ जंतुओं के शरीर में उपस्थित विभिन्न अंगों में विभिन्न प्रकार की गतियां होती है। उदाहरण के लिए हृदय का स्पंदन, फेफड़ों का ऊपर और नीचे होना, रक्त वाहिकाओं में रक्त का प्रवाहित होना इत्यादि। क्या आप बता सकते हैं कि जंतुओं में इस तरह की विभिन्न प्रकार की गतियां कैसे होती है? चलिए हम बताते हैं। हमारे हृदय और फेफड़ों में पेशी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ये पेशी कोशिकाएं फैलती और सिकुड़ती हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में विभिन्न अंगों में गति हो पाती है, जिससे शरीर के अंग आवश्यक कार्यों को संपन्न कर पाते हैं। हम जानते हैं कि शरीर में एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का यह समूह ऊतक यानी टिश्यू कहलाता है। जैसे रक्त और पेशी दोनों ऊतक है, शरीर के विभिन्न कार्य विभिन्न ऊतकों में विभाजित होता है, जिसे हम श्रम विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। ऊतक के कार्य करने के आधार पर जंतु ऊतक को एपिथेलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू, पेशीय ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू और तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यू में वर्गीकृत किया गया है। अब चलिए जंतु के एपिथेलियमी ऊतक को विस्तार से समझें। जंतु के शरीर को ढकने और बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला ऊतक एपिथेलियमी ऊतक है। शरीर के अंदर उपस्थित अंग और गुहिकाएं एपिथेलियम ऊतक द्वारा ढकी हुई होती है। मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी का स्तर, फेफड़ों की कुपिका, वृक्कीय नली, त्वचा आदि एपिथेलियमी ऊतक से बने हुए हैं। शरीर में उपस्थित विभिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए एपिथेलियम ऊतक अवरोध यानी बैरियर का निर्माण करती है। एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी हुई होती है और इनके बीच बहुत कम स्थान होता है, इसलिए यह ऊतक एक अनवरत परत यानी कंटिन्यूअस लेयर का निर्माण करता है। इन परतों के बीच चिपकाने वाले पदार्थ कम होते हैं। शरीर में प्रवेश करने वाले और बाहर निकलने वाले पदार्थ एपिथेलियम की किसी परत से होकर गुजरते हैं। इसलिए एपिथेलियमी कोशिकाओं के बीच में परागम्यता यानी परमिएबिलिटी है, जो शरीर और बाहरी वातावरण में पदार्थों के आदान प्रदान तथा शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साधारणतः सभी एपिथेलियम को एक बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली यानी एक्स्ट्रासेल्युलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन नीचे उपस्थित ऊतकों यानी अंडरलाइंग टिश्यूज से अलग करती है। एपिथेलियम ऊतक के कार्य करने के आधार पर एपिथेलियम की संरचनाएं भिन्न प्रकार की होती है। शरीर के ऐसे अंग जहां पदार्थों का संवहन वर्णात्मक परागम्य झिल्ली यानी सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा होता है, वहां पर चपटी एपिथेलियमी ऊतक कोशिकाएं उपस्थित होती है। इनको सरल शल की एपिथेलियम कहा जाता है। यह अत्यधिक चपटी और कोमल होती है, जिसके कारण यह कोमल अस्तर यानी लाइनिंग का निर्माण करती है। मुंह और आहार नली का अस्तर सरल शल की एपिथेलियम से ढका हुआ होता है तथा शरीर का रक्षात्मक कवच यानी त्वचा सरल शल की एपिथेलियम से बनी होती है। यह एपिथेलियम निश्चित पदार्थों का वहन करने का कार्य संपन्न करती है।
त्वचा की एपिथेलियम में कोशिकाओं को कटने और फटने से बचाने के लिए त्वचा में कई एपिथेलियमी परतें उपस्थित होती है। क्योंकि त्वचा में एपिथेलियमी परतें एक पैटर्न में व्यवस्थित होती है, इसलिए इसे स्तरित शल की एपिथेलियम यानी स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कहा जाता है। यह एपिथेलियम हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। शरीर के ऐसे अंग जहां स्त्राव और अवशोषण होता है, जैसे आंत के आंतरिक अस्तर यानी इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, वहां लंबी एपिथेलियमी कोशिकाएं उपस्थित होती है, जिसे स्तंभाकार एपिथेलियम यानी कॉलमनर एपिथेलियम कहा जाता है। यह अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान करती है। यह एपिथेलियम आंत्र रस यानी इंटेस्टिनल जूस स्त्राव करती है और पोषक तत्वों का अवशोषण करती है। श्वास नली यानी ट्रकिया में उपस्थित स्तंभाकार एपिथेलियम पर बाल जैसी रचनाएं उपस्थित होती है, जिसे पक्षमाभ यानी सिलिया कहा जाता है। इसलिए इस प्रकार के एपिथेलियम को हम पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम यानी सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहा जाता है। यह पक्षमाभ गति करते हैं, जिसके कारण श्वास नली में उपस्थित श्लेष्मा यानी म्यूकस आगे की ओर स्थानांतरित होता है, जिससे श्वसन मार्ग यानी नेसल पैसेज साफ होता है। लार नली यानी सलाइवरी डक्ट और रुक्कीय नली यानी किडनी ट्यूब्यूल्स के आंतरिक आस्तर घनाकार एपिथेलियम यानी क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना हुआ होता है, जो उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करती है और लाल का स्त्राव और मूत्र में से अतिरिक्त पदार्थों को अवशोषित करती है। कभी-कभी एपिथेलियम में ऊतक का भाग अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है, जहां कुछ एपिथेलियम कोशिकाएं ग्रंथि कोशिका के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती है और एक बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करती है, जिसे ग्रंथिल एपिथेलियम यानी ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम कहा जाता है। लाला ग्रंथि यानी सलाइवरी ग्लैंड्स, स्वेद ग्रंथि यानी स्वेट ग्लैंड्स और तैल ग्रंथि यानी सेबेशियस ग्लैंड ग्रंथिल एपिथेलियम के उदाहरण हैं। यह एपिथेलियम पसीने और श्लेष्मा का स्त्राव करती है। जंतु के संयोजी ऊतक के बारे में। जंतुओं के शरीर में अनेक ऊतक मिलकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं। ऊतक के कार्य करने के आधार पर जंतु ऊतक को एपिथेलियमी ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू, संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू, पेशीय ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू और तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यू में वर्गीकृत किया गया है। अब चलिए जंतु के संयोजी ऊतक को विस्तार से समझें। ऐसे ऊतक जो शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, संयोजी ऊतक कहलाते हैं। इसलिए रक्त और अस्थि यानी बोन संयोजी ऊतक के प्रकार हैं। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी हुई होती हैं और अंतरकोशिकीय आधात्री यानी इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स में धसी हुई होती है। यह आधात्री तरल, जेली जैसा सघन अथवा कठोर हो सकता है। आधात्री की प्रकृति संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार बदलती रहती है। अब यदि हम रक्त की एक बूंद स्लाइड पर रखें और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका निरीक्षण करें, तो हमें इस प्रकार की विभिन्न आकार की कोशिकाएं दिखती हैं। इसलिए रक्त जटिल ऊतक का प्रकार है। रक्त में उपस्थित तरल आधात्री भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएं यानी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स और प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। साथ ही प्लाज्मा में जल, ग्लूकोज, प्रोटीन, लवण, एंजाइम और हार्मोन भी होते हैं। हम जानते हैं कि रक्त शरीर में पाचित भोजन, गैसों, हार्मोन और उत्सर्जित पदार्थों यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाता है, यानी संवहन का कार्य करता है। रक्त केशिकाओं यानी ब्लड कैपिलरीज से
एक द्रव स्रावित होता है जिसे लसिका यानी लिम्फ कहा जाता है। यह द्रव शरीर की कोशिकाओं के चारों ओर उपस्थित होता है। लसिका ऊतक की कोशिकाएं यानी श्वेत रक्त कणिकाएं तरल आधात्री में निलंबित होती हैं। लसिका शरीर को रोग प्रतिकार शक्ति यानी इम्यूनिटी प्रदान करता है। हम जानते हैं कि अस्थि भी शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे से जोड़ता है, इसलिए अस्थि भी संयोजी ऊतक का प्रकार है। अस्थि कोशिकाओं यानी ऑस्टियोसाइट कैल्शियम और फास्फोरस से बनी आधात्री में धसी हुई होती है, इसलिए यह आधात्री कठोर होती है, जिसके कारण यह ऊतक कठोर एवं मजबूत होता है। इसलिए हम अस्थि को मोड़ नहीं पाते। अस्थियां पंजर यानी फ्रेमवर्क का निर्माण करती है, जो शरीर को आकार प्रदान करता है और अंगों को गति प्रदान करने में सहायता करते हैं। इसी के साथ यह मांसपेशियों और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा भी प्रदान करते हैं। दो अस्थियां एक दूसरे के साथ स्नायु यानी अस्थिबंधन तंतु द्वारा जुड़ी हुई होती है, इसलिए स्नायु भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। स्नायु में बहुत कम आधात्री होती है, जो अस्थि को अन्य अस्थियों के साथ जोड़ती है। स्नायु बहुत लचीला और मजबूत होता है। अस्थियां और मांसपेशियां एक दूसरे से कंडरा यानी टेंडन द्वारा जुड़ी हुई होती है, इसलिए कंडरा भी संयोजी ऊतक है। यह एक मजबूत रेशेदार और सीमित लचीलेपन वाला ऊतक है। इसी प्रकार उपस्थि यानी कार्टिलेज भी संयोजी ऊतक का प्रकार है। हमारे कान, नाक, कंठ यानी लैरिंक्स और श्वास नली यानी ट्रकिया में उपास्थि उपस्थित होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं यानी कॉन्ड्रोसाइट लचीली होती है और इनके बीच में पर्याप्त स्थान होता है, इसलिए हम उपास्थि को आसानी से मोड़ सकते हैं तथा इसकी कोशिकाएं प्रोटीन और शर्करा यानी शुगर से निर्मित आधात्री में धसी हुई होती है। उपास्थि अस्थियों के जोड़े को चिकना बनाती है तथा विभिन्न अंगों को आकार और सहारा देता है। हमारे शरीर की त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर तथा तंत्रिका यानी नर्व्स और अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में एरियोलर संयोजी ऊतक उपस्थित होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी हुई होती है और जेली जैसे आधात्री में धसी हुई होती है। यह ऊतक अंगों के भीतर उपस्थित खाली जगहों को भरता है और साथ ही आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है तथा ऊतकों की मरम्मत करने में सहायता भी करता है। इसी तरह त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में वसामय ऊतक यानी एडिपोस टिश्यू उपस्थित होता है। इसकी कोशिकाएं यानी एडिपोसाइट जेली जैसे आधात्री में धसी हुई होती है। वसामय ऊतक वसा यानी फैट को संग्रहित करता है, इसलिए इसकी कोशिकाओं वसा की गोलिकाओं यानी फैट ग्लोब्यूल्स से भरी हुई होती है। वसा का संग्रहण करने के कारण वसामय ऊतक ऊर्जा के स्रोत और ऊष्मीय कुचालक यानी हीट इंसुलेटर का भी कार्य करता है। तो अब आप यह अवश्य बता सकते हैं कि मोटे व्यक्ति की तुलना में पतले व्यक्ति को ठंड ज्यादा क्यों लगती है? अपने दोस्तों से चर्चा कीजिए। हम सीखेंगे जंतु के पेशीय ऊतक के बारे में। हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की गतियां करते हैं, जैसे बोलना, चलना, दौड़ना इत्यादि। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा ऊतक हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को गति प्रदान करता है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, पेशीय ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को गति प्रदान करता है। चलिए एक क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं कि पेशी ऊतक विभिन्न अंगों को किस प्रकार गति प्रदान करता है। इसके लिए पहले आप अपना हाथ कुहनी से मोड़े। अब आप ऊपर और नीचे की पेशियों का निरीक्षण कीजिए। इसके बाद हाथ सीधा कर एक बार फिर पेशियों का निरीक्षण कीजिए। हम देख सकते हैं कि दोनों स्थितियों में पेशियां संकुचित और प्रसारित यानी कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती है, जिसके कारण हाथ की गति होती है। पेशीय ऊतक
लंबी कोशिकाओं का बना हुआ होता है। इन कोशिकाओं को पेशीय रेशा यानी मसल फाइबर कहा जाता है। पेशियों में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन यानी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहा जाता है। यह प्रोटीन संकुचित और प्रसारित यानी कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है, जिसके कारण अंगों में गति होती है। पेशीय ऊतक द्वारा की गई गति और संरचना के आधार पर इसे रेखित पेशी यानी स्ट्राइटेड मसल, चिकनी पेशी यानी स्मूथ मसल और हृदयक पेशी यानी कार्डियक मसल में वर्गीकृत किया गया है। हम अपने हाथ, पैर, गले जैसे अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार हिला सकते हैं। इसका अर्थ है कि हाथ, पैर, गले जैसे अंगों में उपस्थित पेशी हमारी इच्छा अनुसार गति करती है। ऐसी पेशी जो हमारी इच्छा अनुसार गति करती है ऐच्छिक पेशी कहलाती है। सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की सहायता से देखने पर इस पेशी में एक के बाद एक गहरे और हल्के रंगों की रेखाएं दिखाई देती हैं। इसलिए इसे रेखित पेशी यानी स्ट्राइटेड मसल भी कहा जाता है। इस पेशी की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल, शाखा रहित यानी अनब्रांच्ड होती है तथा इसमें अनेक केंद्रक उपस्थित होते हैं। इसलिए ये कोशिकाएं बहुनाभीय यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। साधारणतः यह पेशी हड्डियों के साथ जुड़ी हुई होती है, इसलिए इसे कंकाल पेशी यानी स्केलेटल मसल भी कहा जाता है, जिसके कारण यह पेशी शारीरिक गति में सहायता करती है तथा शरीर की संस्थिति और आसन यानी पोस्चर एंड पोजीशन को बनाए रखता है। क्या हमारी आहार नली में भोजन का प्रवाह और रक्त वाहिकाओं का संकुचन और प्रसार हमारी इच्छा अनुसार होता है? आपका जवाब अवश्य ही नहीं होगा। यानी कि आहार नली और रक्त वाहिकाओं में उपस्थित पेशियों की गति हमारे नियंत्रण में नहीं होती। ऐसी पेशी जो हमारी इच्छा अनुसार गति नहीं करती यानी जिसकी गति हमारे नियंत्रण में नहीं होती है, अनैच्छिक पेशी कहलाती है। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर इस पेशी में गहरे और हल्के रंगों की रेखाएं नहीं दिखती है, इसलिए इसे अरेखित पेशी यानी नॉन स्ट्राइटेड मसल भी कहा जाता है। यह पेशी चिकनी होती है, इसलिए इसे चिकनी पेशी भी कहा जाता है। इस पेशी की कोशिकाएं लंबी, शाखा रहित यानी अनब्रांच्ड और एक केंद्रीय यानी यूनिन्यूक्लिएटेड होती है तथा इनका आखिरी सिरा नुकीला यानी तुर्क रूपी यानी स्पिंडल शेप्ड होता है। यह पेशी आँखों की पुतलियों यानी आइरिस, फेफड़ों की श्वसनी यानी ब्रोंकाई और मूत्रवाहिनी यानी यूरेटर में उपस्थित होती है। हमारे शरीर में हृदय का स्पंदन निरंतरता से होता है। हृदय में उपस्थित पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसारित और संकुचित होती रहती है, जिसके कारण हृदय रक्त को पंप कर पाता है। हृदय में उपस्थित पेशी की गति हमारे नियंत्रण में नहीं होती, इसलिए ये अनैच्छिक पेशी है। चूँकि यह अनैच्छिक पेशी हृदय में उपस्थित होती है, इसलिए इसे हृदयिक पेशी यानी कार्डियक पेशी कहा जाता है। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर इस पेशी में गहरे और हल्के रंगों की रेखाएं दिखाई देती है। इस पेशी की कोशिकाएं बेलनाकार, शाखाओं वाली यानी ब्रांच्ड और एक केंद्रीय होती है। तो अब क्या आप बता सकते हैं फेफड़ों के नीचे उपस्थित डायफ्राम किस प्रकार की पेशी है? ज्ञात कीजिए। हम केवल आवाज सुनकर हमारे दोस्त का नाम पहचान लेते हैं। इसी तरह केवल खुशबू से हम पुष्प की पहचान कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि यह सब हम कैसे कर पाते हैं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। हम अपने आसपास होने वाले परिवर्तनों की पहचान करते हैं और इन परिवर्तनों के आधार पर प्रतिक्रिया देते हैं। जीव द्वारा उसके पर्यावरण में आने वाले परिवर्तनों की पहचान करना उद्दीपन यानी स्टिमुलस कहलाता है तथा परिवर्तन के अनुसार दी गई प्रतिक्रिया अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स कहलाती है। उदाहरण के लिए
यदि किसी गर्म वस्तु से अनजाने में हमारा स्पर्श होता है तो स्पर्श होने वाला अंग तुरंत पीछे ले लिया जाता है। यह वस्तु का गर्म होना उद्दीपन है और अंग पीछे लेना अनुक्रिया है। यहाँ सूचना हमारी त्वचा से भुजा की पेशी कोशिकाओं में पहुँचती है और गति होती है। यह कार्य तंत्रिका ऊतक की सहायता से होता है। हमारे शरीर में उपस्थित तंत्रिका ऊतक स्पर्श, ध्वनि, गंध, स्वाद और दृष्टि के उद्दीपनों के लिए प्रतिक्रिया देने का कार्य करता है। इसलिए हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में उत्तेजना यानी उद्दीपन के अनुकूल प्रतिक्रिया देने की क्षमता होती है। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका तंत्र का मुख्य ऊतक है। मस्तिष्क यानी ब्रेन, मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड और तंत्रिकाएं यानी नर्व्स तंत्रिका ऊतक से बने हुए होते हैं। मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं मिलकर शरीर में होने वाली सभी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिका को तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की क्रियात्मक इकाई यानी फंक्शनल यूनिट है। न्यूरॉन बहुत जल्दी उत्तेजित होता है और उद्दीपन को बहुत जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, यानी कि न्यूरॉन विभिन्न उद्दीपनों को प्राप्त और संचालित करता है। न्यूरॉन कोशिका काय यानी सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन से बना हुआ है। कोशिका काय तारे के आकार जैसा होता है और यह न्यूरॉन का मुख्य भाग है, जिसमें केंद्रक यानी न्यूक्लियस और कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म होता है। कोशिका काय में से लंबे और पतले बालों जैसी शाखाएं निकली हुई होती है। प्रत्येक न्यूरॉन के कोशिका काय में से बहुत सारे छोटी शाखाएं वाले प्रवर्ध यानी डेंड्राइट्स निकले हुए होते हैं और एक लंबा प्रवर्ध यानी एक्सॉन निकला हुआ होता है। एक्सॉन के अंतिम सिरे को तंत्रिका सिरा यानी नर्व एंडिंग कहा जाता है। डेंड्राइट उद्दीपन को कोशिकीय काय की ओर भेजता है और कोशिकीय काय से उद्दीपन एक्सॉन से होता हुआ तंत्रिका सिरे तक पहुंचता है। एक न्यूरॉन के अंतिम सिरे और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के बीच में रिक्त स्थान होता है। इस स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। उद्दीपन इस रिक्त स्थान यानी सिनेप्स को पार करके दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक पहुंचता है। तंत्रिका ऊतक में उद्दीपन इसी तरह से संचालित होता है तथा न्यूरॉन में उद्दीपन का संचालन केवल एक ही दिशा में होता है, डेंड्राइट से न्यूरॉन के अंतिम सिरे तक। एक तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन 1 मीटर की लंबाई का हो सकता है। डेंड्राइट्स और एक्सॉन की संख्या के आधार पर न्यूरॉन को बहुध्रुवीय यानी मल्टीपोलर, द्विध्रुवीय यानी बाइपोलर और एक ध्रुवीय यानी यूनिपोलर में वर्गीकृत किया है। बहुध्रुवीय न्यूरॉन में एक एक्सॉन और 2 या 2 से अधिक डेंड्राइट्स होते हैं। द्विध्रुवीय यानी बाइपोलर, द्विध्रुवीय न्यूरॉन में एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट होता है। एक ध्रुवीय न्यूरॉन में केवल कोशिकीय काय और एक एक्सॉन होता है। एक्सॉन को तंत्रिका रेशे यानी नर्व फाइबर भी कहा जाता है। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू से जुड़कर एक तंत्रिका यानी नर्व का निर्माण करते हैं। तंत्रिका रेशे से गुजरने वाला उद्दीपन यानी संवेदन को तंत्रिका स्पंदन यानी नर्व इम्पल्स कहते हैं। तंत्रिकाएं तंत्रिका स्पंदन को मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक पहुंचाती है। मस्तिष्क या मेरुरज्जु उचित प्रतिक्रिया देने का निर्णय लेते हैं। यहाँ से सूचना मस्तिष्क या मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं में संचालित होती है। ये तंत्रिकाएं पेशीय ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू से जुड़ी हुई होती हैं। तंत्रिकाओं से सूचना पेशी ऊतक तक पहुंचती है और पेशी ऊतक की गति होती है। इस तरह तंत्रिका स्पंदन की सहायता से हम पेशियों की गति अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। इस प्रकार का संयोजन सभी जंतुओं को उद्दीपन के अनुसार गति प्रदान करता है।
इसलिए तंत्रिका और पेशीय ऊतकों का क्रियात्मक संयोजन सभी जंतुओं में भी मौलिक यानी फंडामेंटल है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।